तुम्हारे कर्म उस रात ही तय हो गए थे जब तुमने मुझे आईसीयू में मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया था। पैसों के लिए तुमने मेरी सांसों का सौदा किया। जब मैं वो बैग उठा रही थी तो मशीनें जोर जोर से आवाज कर रही थी। मुझे लगा था कि कोई नर्स आ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती थी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे घर ले चलिए रामू। और आज मैं इस पूरे साम्राज्य का, इस विशाल मॉल का और इस शहर का मालिक हूँ। रामू एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती मजदूर था जिसने तपती धूप और कड़कती ठंड में ईंटें ढोकर अपना लोहे जैसा शरीर बनाया था। उसका मन जितना कोमल था, उसके इरादे उतने ही मजबूत। लेकिन आज एक भयानक हादसे के बाद उसी शरीर ने हार मान ली थी। बंद आंखों के पीछे उसकी चेतना केवल एक ही नाम पुकार रही थी, सुधा। उसकी पत्नी, उसकी दुनिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए पसीना बहाया था ताकि सुधा को कभी कोई तकलीफ ना हो। उसके हाथों में पड़े छाले इस बात के गवाह थे कि उसने अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए अपना खून तक पानी कर दिया था। उसे क्या पता था कि जिस औरत के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर इस बिस्तर पर पड़ा है, वही औरत बाहर उसकी मौत का सौदा कर रही है। आईसीयू से कुछ ही कदम दूर अस्पताल के एक धुंधले रोशनी वाले केबिन में डॉक्टर अमित अपनी कुर्सी पर पैर रखे बैठा था। उसके सामने मेज पर एक काला चमड़े का बैग रखा था। उस बैग की चेन आधी खुली थी, जिसमें से 5-5 के नोटों की गड्डियां झांक रही थी। ये वो लाखों रुपए थे जो रामू के इलाज के लिए उसकी खून पसीने की कमाई, रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेकर जोड़े गए थे। सुधा उस बैग को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे किसी भूखे जानवर को शिकार मिल गया हो। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी उस सुंदरता के पीछे एक ऐसा लालच छिपा था जो किसी भी नैतिकता या इंसानियत से बहुत बड़ा था। पैसे पूरे हैं ना? अमित ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें सुधा के चेहरे से ज्यादा उस बैग पर टिकी थीं। अमित एक अनैतिक और धूर्त इंसान था जो इस अस्पताल में फर्जी डिग्री के सहारे काम कर रहा था। जुए की लत में डूबे उस इंसान के लिए यह बैग किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। 10 लाख हैं, रामू की पाई पाई इसमें है। सुधा की आवाज में कोई काम नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। वो गरीबी से नफरत करती थी। रामू की उस छोटी सी दुनिया ने उसका दम घोट दिया था। आज उसे इस घुटन से उड़ने का मौका मिल रहा था। रामू का क्या होगा? सुधा ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता नहीं, बस एक खाली औपचारिकता थी। तुम जानती हो सुधा, अमित ने अपनी सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा, इस शहर में इंसान की कीमत उसकी सांसों से नहीं, उसकी हैसियत से तय होती है। रामू एक मजदूर था। उसने अपनी औकात से बाहर जाकर ख्वाब देखे थे। वो वैसे भी अब ज्यादा देर बचने वाला नहीं है। इन पैसों को वेंटिलेटर की मशीन में फूंकने का क्या फायदा? अमित ने उठकर अपना कोट पहना और सुधा के करीब आ गया। मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की है। महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, ऐशो आराम, वो सब जो ये ईंट कारा ढोने वाला तुम्हें कभी नहीं दे सका। सुधा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। रामू का वो मासूम चेहरा, उसका वो प्यार से भरा स्पर्श एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंधा, लेकिन तुरंत ही नोटों की सरसराहट ने उस छवि को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने बैग उठाया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे उसकी मेडिकल फाइल भी लेनी होगी, सुधा ने एक कठोर और शातिर स्वर में कहा, ताकि पुलिस या अस्पताल प्रशासन कल सुबह तुरंत किसी रिश्तेदार तक ना पहुंच सके। हमें शहर से बाहर निकलने के लिए वक्त चाहिए। जब तक उन्हें पता चलेगा कि रामू लावारिस पड़ा है, हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। अमित ने उसकी चालाकी पर दाद देते हुए सिर हिलाया। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी हर भावना पर भारी थीं। आधी रात का वक्त था। बाहर अचानक मौसम ने करवट ली और खौफनाक बारिश शुरू हो गई। आसमान से गिरती पानी की हर एक बूंद खिड़कियों से ऐसे टकरा रही थी जैसे रामू के अभागे नसीब पर मातम मना रही हो। सुधा ने फाइल और पैसों का बैग उठाया और केबिन का दरवाजा खोला। सामने अस्पताल का वो सूना गलियारा फैला हुआ था। रात के इस पहर में वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ट्यूबलाइट की ठंडी नीली रोशनी में वो गलियारा किसी शमशान जैसा भयानक लग रहा था। बाहर गरजते बादलों की आवाज और सन्नाटे को चीरते सुधा के कदमों की आहट एक खौफनाक माहौल बना रही थी। वो चलते हुए आईसीयू के शीशे वाले दरवाजे के सामने आकर रुक गई। अंदर रामू बेहोशी की हालत में अनजाने ही जिंदगी की भीख मांग रहा था। ये सुधा का सबसे बड़ा धोखा था।
एक ऐसी औरत जिसे रामू ने अपनी हथेलियों के छालों की परवाह किए बिना दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। आज वही औरत उसकी मौत का वारंट लेकर खड़ी थी। सुधा ने अपना हाथ उस ठंडे शीशे पर रखा। उसकी नजरें रामू के ऑक्सीजन मास्क से ढके स्थिर चेहरे पर टिक गईं। ये उसकी अंतिम विदा थी। इस विदाई में कोई पश्चाताप नहीं था, कोई आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में केवल उस बैग में रखे लाखों रुपयों की चमक थी। उसने शीशे से अपना हाथ हटाया, वहां से मुड़ी और बिना एक बार भी पीछे देखे उस गलियारे के अंधेरे में गायब हो गई। अस्पताल के बाहर अमित की कार स्टार्ट थी। सुधा ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। चलें? अमित ने गियर बदलते हुए पूछा। चलो, अब मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुधा ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए एक ठंडी सांस ली। कार के पहिए तेजी से घूमे और सड़क पर जमा पानी को उड़ाते हुए वे दोनों शहर के उस खौफनाक अंधेरे में कहीं दूर निकल गए। आईसीयू की उस ठंडी मशीन के बीच रामू अब बिल्कुल अकेला था। उसकी जिंदगी की कीमत उन चंद नोटों में नीलाम हो चुकी थी। जिसे उसने अपनी रक्षक माना था, वही उसकी भक्षक बन चुकी थी। रात का वो खौफनाक तूफान सुबह की पहली किरण के साथ शांत हो गया। बारिश रुक चुकी थी, सड़कें धुल गई थी, लेकिन अस्पताल के अंदर का तूफान अब उठने वाला था। सुबह की शिफ्ट वाली नर्स अपनी रूटीन चेकिंग के लिए आईसीयू की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर कुछ जीवन रक्षक दवाइयां और इंजेक्शन रखे थे। रामू की हालत बेहद नाजुक थी और उसे हर घंटे एक खास दवा की जरूरत थी। मिसेस रामू, क्या आपने रात में? नर्स की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वेटिंग एरिया पूरी तरह खाली था। वहां कोई बैग नहीं था, कोई फाइल नहीं थी और सुधा का कोई नामो निशान नहीं था। नर्स ने बेचैनी महसूस की और घबराहट में आईसीयू का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से दवाइयों की ट्री छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और शीशे की शीशियां टूटकर बिखर गईं। मशीन की स्क्रीन पर लाल रंग की बत्तियां तेजी से चमक रही थीं। मॉनिटर पर जो हरी रेखाएं रात भर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थीं, वे अब तेजी से नीचे गिर रही थीं। बीप बीप की कर्कश आवाजें एक खौफनाक चेतावनी दे रही थीं। रामू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नर्स ने पागलों की तरह ऑक्सीजन का फ्लो चेक किया, लेकिन रामू की पल्स लगातार गिरती जा रही थी। फाइल ना होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में उसे कौन सा इंजेक्शन दिया गया था और अब क्या देना है। मरीज पूरी तरह अकेला था। उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी की जमा पूंजी, उसकी जीने की आखिरी उम्मीद, सब कुछ रात के अंधेरे में उसे मरने के लिए छोड़कर जा चुका था। मॉनिटर की आवाज तेज और तीखी होती जा रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। नर्स की एक भयानक और दर्दनाक चीख ने पूरे अस्पताल को हिला दिया, क्योंकि रामू की धड़कनें रुकने वाली थीं। मौत उसके सिरहाने खड़ी थी और जिंदगी उससे बहुत दूर किसी तेज रफ्तार कार में बैठकर भाग चुकी थी। गलियारे में उस चीख की गूंज हर दीवार से टकरा रही थी, क्योंकि मॉनिटर की वो लकीर अब बिल्कुल सीधी होने के कगार पर थी। मॉनिटर की वो सीधी हरी लकीर मौत का आखिरी ऐलान कर रही थी। आईसीयू के अंदर एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई अंदर आई। डिफाइब्रिलेटर के झटके दिए गए। 1, 2, 3। रामू का बेजान शरीर हवा में उछलता और वापस उसी बिस्तर पर गिर जाता। बाहर खड़ी नर्स के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले जो औरत अपने पति के लिए रो रही थी, वो उसकी फाइल और सारे पैसे लेकर आधी रात को कहां गायब हो गई। 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर पसीने से तरबतर होकर पीछे हटे। मॉनिटर पर एक बेहद कमजोर सी धड़कन वापस लौट आई थी, लेकिन रामू अभी भी मौत की चौखट पर खड़ा था। खतरा टला नहीं था और मुसीबतें अभी शुरू हुई थीं। अगली सुबह अस्पताल के प्रशासन का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। मैनेजमेंट ने वार्ड का मुआयना किया और साफ कह दिया कि मरीज के पास न तो इलाज के पैसे हैं और न ही उसकी देखभाल करने वाला कोई अपना। अस्पताल के डीन ने सख्त लहजे में तुरंत यहाँ से निकालो और किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करो। हम यहाँ खैरात नहीं बांटते। इसकी पत्नी इसके इलाज का सारा पैसा लेकर भाग चुकी है। ये आदमी अब पूरी तरह लावारिस है। रास्ते में मरे या वहां जाकर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
वार्ड बॉय खाली स्ट्रेचर लेकर आगे बढ़े। रामू, जिसकी सांसें एक पतले धागे से बंधी थीं, उसे उस बेड से जबरदस्ती उतारने की तैयारी होने लगी। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाथ तोड़ मेहनत की थी, आज उसे एक लावारिस लाश की तरह सड़क पर फेंकने की तैयारी हो रही थी। तभी उस वार्ड के दरवाजे पर भारी और शांत कदमों की आवाज सुनाई दी। मिस्टर खन्ना, शहर के एक जाने माने और उदार समाजसेवी, जो अपने एनजीओ के काम से अक्सर इस अस्पताल में आते रहते थे। उनकी नज़र उस अफरा तफरी पर पड़ी। उन्होंने डीन का वो बेरहम फैसला और नर्सों की फुसफुसाहट सुन ली थी। क्या हो रहा है यहाँ? खन्ना की रुतबेदार और भारी आवाज ने पूरे वार्ड को खामोश कर दिया। नर्स ने डरते हुए पूरी कहानी बयां की। उसने कांपती आवाज में बताया कि कैसे रामू की पत्नी सुधा डॉक्टर अमित के साथ मिलकर रात के अंधेरे में सारे पैसे लेकर भाग गई और इस मरते हुए इंसान को धोखा देकर लावारिस छोड़ दिया। ये खौफनाक सच्चाई सुनकर मिस्टर खन्ना का दिल पसीज गया। उन्होंने रामू के बेजान हाथ को अपने हाथों में लिया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन खन्ना को उसमें एक ऐसे इंसान की सच्चाई महसूस हुई जिसने कभी हार नहीं मानी थी। खन्ना ने तुरंत पलटकर डीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिससे डीन की नजरें झुक गईं। ये इंसान लावारिस नहीं है, खन्ना ने दृढ़ता से कहा। आज से इसका सारा खर्च, इसकी हर एक महंगी दवा और सर्जरी का जिम्मा मेरा है। इसे वापस उसी वीआईपी वार्ड में ले जाओ। अगर इसके इलाज में कोई कमी आई तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अस्पताल प्रशासन के पास खन्ना की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रामू को वापस उसकी जगह पर ले जाया गया। दिन हफ्तों में बदलने लगे। रामू एक गहरी और खामोश नींद में था। उसका दिमाग उस भयानक रात के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और वो कोमा में जा चुका था। वो अस्पताल का सबसे शांत कोना था। आईसीयू की उस ठंडी और खामोश हवा में सिर्फ मशीनों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। रामू के बेजान शरीर पर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई थी जो उसके सीने के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसके भीतर का संसार एक ऐसे खौफनाक अंधेरा में डूबा हुआ था जहां कोई आवाज़, कोई दर्द, कोई रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। वो अंधेरा उसे अपने भीतर गहरे खींच रहा था, मानो उसे दुनिया की हर तकलीफ और धोखे से हमेशा के लिए आज़ाद कर देना चाहता हो। लेकिन मिस्टर खन्ना हर दिन अपना सारा काम छोड़कर उसके बिस्तर के पास आकर बैठते। वो उस अनजान मजदूर का हाथ पकड़कर घंटों उसे जिंदगी की कहानियां सुनाते। उन्हें उस इंसान की कमजोर और टूटती हुई सांसों में एक ऐसी आग नजर आती थी जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। खन्ना को बस एक चमत्कार की उम्मीद थी। उनका मानना था कि नियति ने रामू को इतनी बड़ी धोखेबाजी का शिकार सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि वो इस सफ़ेद चादर के नीचे खामोशी से अपना दम तोड़ दे। उन्हें यकीन था कि जब ये इंसान इस मौत के कुएं से बाहर आएगा तो उसकी ये नई शुरुआत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उस हर धोखे का हिसाब मांगने के लिए होगी जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। महीनों की वो गहरी खामोशी एक दिन अचानक टूटी। वो मंगलवार की एक सर्द सुबह थी। खन्ना रामू के पास बैठे थे। तभी मॉनिटर की धड़कनों की रफ्तार में अचानक बदलाव हुआ। रामू की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी बंद पलकों के नीचे आंखों की पुतलियां तेजी से घूमने लगी। खन्ना तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने किसी डॉक्टर या नर्स को आवाज नहीं दी। वो बस अपनी सांसें रोके उस पल को देख रहे थे। रामू की आंखें बहुत धीरे से एक भारी बोझ के साथ खुली। अस्पताल की वो तेज रोशनी उसकी आंखों में तीखे कांटों की तरह चुभ रही थी। उसने अपनी भारी पलकों को कई बार झपकाया। उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। चारों तरफ मशीनें, ड्रिप और दवाओं की कड़वी गंध थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसके होंठ पूरी तरह सूखे हुए थे और गला किसी रेगिस्तान की तरह बंजर लग रहा था। खन्ना ने जल्दी से रुई के एक छोटे टुकड़े को पानी में भिगोया और रामू के सूखे होंठों पर रखा। रामू ने पानी की उन चंद बूंदों को निकला। उसकी धुंधली नज़रें उस अनजान आदमी पर टिक गईं जो उसके पास खड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सीने की आखिरी सांस को खींचकर कुछ बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और फटी हुई थी कि मानो किसी पुरानी कब्र से आई हो। सुधा, वो पहला शब्द था जो मौत के मुंह से वापस आने के बाद रामू के मुंह से निकला। अपनी उस पत्नी का नाम जिसके लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया था, जिसे वो अपनी दुनिया, अपना खुदा मानता था। सुधा।
कहाँ है? रामू ने बुरी तरह खांसते हुए पूछा। उसकी आंखों में बेताबी थी। उसे लगा कि उसकी सुधा जरूर बाहर बैठकर उसके लिए रो रही होगी। वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी में उसे मौत से बचाने के लिए न जाने किन किन के सामने अपने हाथ जोड़े होंगे। खन्ना का दिल ये सुनकर भारी हो गया। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि इस इंसान को वो भयानक सच कैसे बताएं जिसने अभी अभी मौत को मात दी है। क्या इसका कमजोर दिल उस खौफनाक धोखे को बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन खन्ना जानते थे कि झूठ के सहारे बनी उम्मीद की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। रामू को अपनी जिंदगी का सबसे कड़ा सच जानना ही होगा। खन्ना ने रामू के माथे पर बहुत प्यार और हमदर्दी से हाथ फेरा। रामू, मेरा नाम खन्ना है। तुम पिछले कई हफ्तों से इस अस्पताल में कोमा में थे। तुमने मौत से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है मेरे दोस्त। रामू की आंखों में गहरी उलझन थी। उसने फिर वही सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ और घबराहट थी। मेरी सुधा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे बुला दीजिए। खन्ना ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा सख्त हो गया और उनकी आंखों में एक दुखद सच्चाई तैर गई। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है रामू, बहुत ठीक है। लेकिन तुम्हें एक ऐसा सच सुनना होगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। रामू की सांसें तेज हो गईं। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगीं। जिस रात तुम आईसीयू में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे, खन्ना ने धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा, जिस रात तुम्हारी धड़कनें रुकने वाली थीं, तुम्हारी पत्नी बाहर बैठकर तुम्हारे लिए रो नहीं रही थी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारी सुधा, तुम्हारे इलाज के लिए जो लाखों रुपए तुमने अपनी खून पसीने की कमाई से जोड़े थे, वो सारे पैसे और तुम्हारी मेडिकल फाइल लेकर उसी रात इस शहर से भाग गई। रामू का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक गर्म लोहे का खंजर उतार दिया हो। वो अकेली नहीं गई रामू। खन्ना की आवाज अब हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रही थी। वो उसी डॉक्टर अमित के साथ भाग गई जो तुम्हारा इलाज कर रहा था। वो तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हें इस बिस्तर पर लावारिस छोड़ गई है। तुम्हारी सुधा ने तुम्हें धोखा दिया है रामू। उसने पैसों के लिए तुम्हें मार डालने का सौदा किया था। ये सच रामू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसका दिल, जो अभी कुछ देर पहले मशीन के सहारे मुश्किल से धड़क रहा था, अब मानो हमेशा के लिए पत्थर का हो गया था। सुधा, उसकी सुधा डॉक्टर के साथ भाग गई, पैसे लेकर, उसे मरने के लिए छोड़कर। रामू की आंखों से आंसुओं की एक कतार बह निकली, लेकिन ये आंसू दर्द या कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू उस इंसान की मौत के थे जो सुधा से बेइंतहा प्यार करता था। उस पल, उस बिस्तर पर पड़े पड़े रामू के भीतर का वो सीधा साधा प्यार करने वाला पति हमेशा के लिए मर गया। अस्पताल के उस कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रामू की उंगलियां, जो कुछ देर पहले कमजोरी से कांप रही थीं, अब धीरे धीरे एक मजबूत मुट्ठी में तब्दील होने लगी। उसके शरीर में दौड़ने वाला खून अब सिर्फ खून नहीं था, वो नफरत और इंतकाम की उबलती हुई आग बन चुका था। खन्ना ने उस टूटते हुए इंसान की आंखों में गहराई से देखा और उन्हें वहां एक ऐसा खौफनाक तूफान नजर आया जो अब सब कुछ भस्म करने वाला था। रामू की आंखें अब दीवार पर टिक गई थीं और उन आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, बदला। खन्ना की सांसें एक पल के लिए थम गईं। बिस्तर पर लेटे उस कमजोर, हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर वाले रामू की आंखों में जो तूफान उमड़ रहा था, वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। कुछ मिनट पहले जो रामू अपनी पत्नी की याद में सिसक रहा था, अब उस रामू का वजूद हमेशा के लिए मिट चुका था। उस आईसीयू के दर्दनाक बिस्तर पर अब एक ऐसा इंसान जिंदा हुआ था जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदले का जहर दौड़ रहा था। खन्ना बाबूजी, रामू की आवाज में एक अजीब सी खुरदरी और बर्फीली ठंडक थी। मुझे इस बिस्तर से उठना है, मुझे खड़ा होना है। खन्ना ने घबराकर रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। कौन सा डॉक्टर? रामू ने खन्ना की बात बीच में ही काट दी। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। डॉक्टर जो मेरी जिंदगी की आखिरी सांसों का सौदा करके मेरी ही पत्नी को लेकर भाग गया। शांत हो जाओ। उसी पैसे से वे दोनों अपनी नई दुनिया बसा रहे हैं। नहीं बाबूजी,
अब मुझे किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरी बीमारी अब मेरी ताकत बनेगी। रामू ने अपने शरीर पर लगी वो सारी नलियां और पट्टियां एक झटके में नोचकर फेंक दीं। उसकी छाती से खून की कुछ बूंदें रिसने लगीं, लेकिन उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द तो उस दिन खत्म हो गया था जब आधी रात को सुधा उसे अकेला मौत के मुंह में छोड़कर चली गई थी। खन्ना समझ गए थे कि अब इस इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वे रामू को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले आए। खन्ना का शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। वे इमारतें बनाने का ठेका लेते थे। रामू, मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं है, खन्ना ने अपनी साइट पर बिखरी ईंटों और सीमेंट की बोरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह धूल, मिट्टी और लोहे का काम है। तुम्हारा शरीर अभी इस लायक नहीं है कि तुम। मुझे यही काम चाहिए बाबूजी। रामू की नजरें सामने पड़े लोहे के सरियों पर टिक गईं। मुझे खुद को इस लोहे जैसा ही बनाना है, आप बस मुझे काम दीजिए। अगले ही दिन से रामू उस कंस्ट्रक्शन साइट का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे देखकर वहां के पुराने मजदूर भी हैरान थे। वो दिन नहीं देखता था, वो रात नहीं देखता था। आसमान से दोपहर की आग उगलती धूप सीधे रामू की नंगी पीठ पर गिर रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसके कंधों पर भारी सीमेंट की बोरियां थीं और हर कदम पर उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। लेकिन रामू के मन में एक ही अटल संकल्प था, अपने वजूद को दोबारा खड़ा करना और अपनी उस खोई हुई पहचान को इतनी ऊंचाई पर ले जाना जहां से सुधा और उस धोखेबाज डॉक्टर का गुरूर बहुत छोटा नजर आए। काम के बीच जब वो हांफते हुए पानी पीने के लिए रुका तो उसकी धूल भरी उंगलियां अपनी पैंट की जेब में गईं। वहां एक मुड़ी तुड़ी पुरानी फोटो रखी थी। ये सुधा की तस्वीर थी। कभी इस चेहरे की मासूमियत को देखकर रामू की आंखों से प्यार के आंसू छलक आते थे। वो दिन रात सिर्फ इसलिए पसीना बहाता था ताकि इस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। लेकिन आज इस चिलचिलाती धूप में उस तस्वीर को देखकर रामू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने उस पुरानी फोटो को अपनी मुट्ठी में बेरहमी से भींचा और उसे वहीं कच्चे सीमेंट के मसाले में फेंककर अपने भारी जूतों से कुचल दिया। अब उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। अब केवल खून पसीने की ये बेतहाशा मेहनत ही उसका एकमात्र धर्म थी। वो हर ईंट के साथ अपनी किस्मत की एक नई लकीर खींच रहा था। और ठीक उसी वक्त शहर की उस धूल और मिट्टी से मीलों दूर एक आलीशान 5 स्टार होटल के वातानुकूलित और खुशबूदार स्वीट में सुधा रेशमी चादरों के बीच लेटी हुई थी। कमरे की बड़ी सी कांच की खिड़की से पूरा शहर एक खिलौने जैसा लग रहा था। डॉक्टर अमित ने क्रिस्टल के गिलास में महंगी शराब डालते हुए सुधा की तरफ बढ़ाया। इस शहर की हवा में एक अलग ही नशा है ना सुधा? अमित के चेहरे पर एक धूर्त और लालची मुस्कान थी। सुधा ने गिलास थामते हुए अमित की आंखों में देखा और एक ठंडी हंसी हंस दी। नशा इस शहर की हवा में नहीं, उन पैसों में है जो उस रात उस आईसीयू के कमरे में रखे थे। तुम जानते हो अमित, जब मैं वो बैग उठा रही थी तो मशीनें जोर जोर से आवाज कर रही थी। मुझे लगा था कि कोई नर्स आ जाएगी। लेकिन रामू की उस आखिरी हिचकी ने हमें ये जन्नत दे दी। वो मरा हुआ इंसान अब राख बन चुका होगा सुधा। सरकारी अस्पताल के किसी लावारिस मुर्दा घर में उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। अब ये पैसा, ये ऐशो आराम, ये सब हमारा है। वे दोनों अपनी वासना और लालच के उस अंधेरे कुएं में पूरी तरह डूब चुके थे। वे शराब के नशे में अपनी उस जीत का जश्न मना रहे थे जो असल में उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि जिसे वे राख समझ रहे हैं वो राख नहीं बल्कि एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक रूप ले रहा है। 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में रामू ने दिन और रात के बीच का फर्क मिटा दिया था। वो केवल एक मजदूर नहीं रह गया था। उसकी तेज नजरें और उसके भूखे दिमाग ने कंस्ट्रक्शन के हर छोटे बड़े गुर को बारीकी से सीख लिया था। सीमेंट का अनुपात कैसे तय होता है, सरिये का जाल कैसे बिछता है, टेंडर कैसे भरे जाते हैं। रामू ने खन्ना के उस छोटे से बिजनेस की हर नस को पहचान लिया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा था कि खन्ना का मुनाफा 2 गुना हो चुका था। खन्ना अक्सर ऑफिस की खिड़की से रामू को देखते थे। वो आदमी
जिसके सीने में कभी किसी के लिए बेइंतहा प्यार था, अब एक भावनाहीन मशीन बन चुका था। रामू के हाथों में अब छाले नहीं थे। वो छाले अब सूख कर पत्थर की तरह कठोर हो चुके थे। उसका शरीर लोहे के सांचे में ढल चुका था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो साइट के बड़े बड़े ठेकेदार भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक शाम जब साइट का सारा काम खत्म हो चुका था और सूरज ढल रहा था, रामू उस अधूरी बनी 4 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी छत पर अकेला खड़ा था। शहर की जगमगाती रोशनियां धीरे धीरे उभर रही थीं। दूर कहीं उन्हीं रोशनियों के बीच वो आलीशान होटल भी था, जहां सुधा अपनी झूठी दुनिया में जी रही थी। रामू ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाया। धुएं का एक घना बादल उसके होठों से निकलकर हवा में घुल गया। उसने अपनी कठोर और खुरदरी हथेलियों को देखा, जिनसे उसने ये पूरी इमारत अपने हाथों से खड़ी की थी। तूने मेरी जान की कीमत चंद रुपयों में लगाई थी ना सुधा? रामू ने उस बहती हुई ठंडी हवा में फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वो हवा उसका पैगाम सुधा तक ले जाने वाली हो। तूने मेरे खून पसीने की कमाई से अपने लिए वो रेशमी जन्नत खरीदी है। बहुत जल्द तेरा वो रेशमी महल मिट्टी के उसी ढेर में तब्दील होगा। मैं आ रहा हूं, तेरा काल बनकर। रामू ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। उसने खन्ना से कहकर शहर के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का टेंडर भरने की तैयारी कर ली थी। ये टेंडर उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी सीढ़ी होने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस कामयाबी की सीढ़ी के ठीक ऊपर कोई ऐसा खड़ा है जिसकी नज़रें रामू की इस बढ़ती हुई ताकत पर गड़ चुकी हैं। एक ऐसा दुश्मन जो डॉक्टर अमित की तरह कोई छोटा मोटा लालची इंसान नहीं था, बल्कि इस शहर का सबसे खूंखार और ताकतवर भेड़िया था। रामू अपनी तकदीर की किताब का नया पन्ना पलट चुका था, लेकिन उस पन्ने पर जो खून के धब्बे गिरने वाले थे उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। अंधेरा गहरा हो चुका था और रामू के पीछे पड़ने वाले कदमों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। खेल अब असली रूप लेने वाला था, और ये खेल अगले 6 महीनों में रामू की पूरी दुनिया बदलने वाला था। 6 महीने। इन 6 महीनों ने रामू के हाथों की लकीरें मिटाकर वहां गट्टे डाल दिए थे। आईसीयू के उस लावारिस बिस्तर से उठकर खन्ना साहब की छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक मामूली मजदूर अब एक छोटा ठेकेदार बन चुका था। उसने अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी हर इंसानी ज़रूरत को सीमेंट और बजरी के साथ उस नींव में दफन कर दिया था, जिसे वो अपने भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। उसकी रगों में अब खून नहीं, सिर्फ एक ही जिद दौड़ती थी, अपने वजूद को उस मुकाम तक ले जाना जहां से सुधा और उस धोखेबाज डॉक्टर की हैसियत कीड़ों जैसी लगने लगे। रामू की ईमानदारी और काम के प्रति उसके पागलपन का ही नतीजा था कि आज शहर का सबसे बड़ा सरकारी टेंडर उसके हाथों में था। खन्ना साहब ने जब ऑफिस में उसे वो कॉन्ट्रैक्ट सौंपा तो उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुमने साबित कर दिया कि आग अगर सही दिशा में लगे तो वो सब कुछ जलाकर राख नहीं करती, बल्कि एक नया शहर बसा सकती है। ये टेंडर तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। खन्ना साहब ने रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रामू ने उन कागजातों को ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी जिंदगी का पहला इंसाफ हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता। ये तो सिर्फ शुरुआत है खन्ना साहब, अभी तो मुझे वो इमारत खड़ी करनी है जिसकी छाया से भी उन दोनों को खौफ आए। रामू की आवाज में एक ठंडी आग थी। लेकिन सफलता की इस पहली सीढ़ी पर रामू के कदम अभी ठीक से जमे भी नहीं थे कि हवा का रुख बदलने लगा। जीत की वो छोटी सी खुशी एक अनजाने खौफ में तब्दील होने लगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। वो आधी रात का सन्नाटा था जो किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। रामू अपनी साइट का मुआयना करके पैदल ही अपने छोटे से कमरे की तरफ लौट रहा था। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक काली कार धीमी रफ्तार से उसके पीछे पीछे रेंग रही थी। कार की हेडलाइट्स बंद थीं, जो उसके इरादों की तरह ही काली और खतरनाक लग रही थीं। रामू के कदमों की रफ्तार तेज हुई तो उस काली कार की रफ्तार भी बढ़ गई। अचानक रामू का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। रामू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और खुरदुरी आवाज आई।
जो सीधे हड्डियों को चीरने वाली धमकी थी। अपनी औकात से बड़े टेंडर पर हाथ मत डाल मजदूर। ये जो सफलता की सीढ़ी तू चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसके हर डंडे पर मौत बिछी है। कल सुबह तक टेंडर से पीछे हट जा, वरना इस सड़क पर तेरा खून भी उस काली कार के टायरों तले रौंद दिया जाएगा। रामू कुछ बोल पाता उससे पहले ही फोन कट गया और वो काली कार अचानक रफ्तार पकड़कर उसके पास से हवा को चीरती हुई निकल गई। रामू वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा रहा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसी आधी रात को शहर के एक महंगे होटल के कमरे में एक अलग ही तबाही मच रही थी। रामू के खून पसीने की वो कमाई जो सुधा ने आईसीयू से चुराई थी, अब तेजी से राख में बदल रही थी। दरवाजे को जोर से धक्का देकर डॉक्टर अमित कमरे में दाखिल हुआ। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था और उसके मुंह से शराब की तेज और घिनौनी बदबू आ रही थी। सुधा, जो अब तक उन लग्जरी होटलों की चकाचौंध में अंधी हो चुकी थी, डर कर बिस्तर से पीछे हट गई। अमित की आंखें लाल थीं और वो किसी जंगली जानवर की तरह हाँफ रहा था। जुए की लत ने उसे पूरी तरह खोखला कर दिया था। अलमारी की चाबी कहाँ है? अमित ने लड़खड़ाती जुबान से गुर्राते हुए पूछा। सुधा की सांसें अटक गईं। अब क्या बचा है वहां? मेरे जेवर जो तुम एक एक करके जुए की टेबल पे हारते जा रहे हो। लिसन टू मी प्लीज। मैं तुम्हें अपने गहनों को हाथ नहीं लगाने दूंगी अमित। ये मेरी आखिरी जमा पूंजी है। सुधा ने पहली बार चीख कर उसका विरोध किया। अमित ने एक पल के लिए सुधा को देखा और फिर जो हुआ उसकी कल्पना सुधा ने कभी नहीं की थी। अमित का भारी हाथ हवा में उठा और सुधा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। तमाचे की गूंज से पूरा कमरा कांप उठा। सुधा का सिर पास रखे टेबल से टकराया और उसके होंठ से खून की एक पतली लकीर बह निकली। तुझे क्या लगता है तू जो वो पैसे लेकर आई थी वो हमेशा चलेंगी? मेरा कर्ज सिर तक चढ़ चुका है। चाबी दे, वरना आज मैं तेरी जान ले लूंगा। अमित ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए कहा और जबरदस्ती अलमारी से उसके बचे हुए जेवर निकाल लिए। दरवाजा पटककर अमित बाहर चला गया और सुधा जमीन पर पड़ी सुबकती रही। उसके होठों से बहता खून और फर्श का ठंडापन उसे एक भयानक सच का एहसास करा रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने सोने की चमक के लालच में असल में एक सुलगता हुआ कोयला चुन लिया है जो अब उसे ही जला रहा था। उसके सीने में एक ऐसा गहरा पछतावा उठ रहा था जो उसकी सांसें घोट रहा था। उसे रामू का वो भोला चेहरा याद आया जिसने कभी उस पर आवाज तक नहीं उठाई थी और वो उसे मौत के मुंह में छोड़कर इस नर्क में आ गिरी थी। सुधा के आंसुओं का अब कोई मोल नहीं था। उसका पतन शुरू हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ रामू का संघर्ष अब एक नए और भयानक दुश्मन से टकराने वाला था। अगली सुबह रामू कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा था। उसने उस धमकी भरे फोन के बावजूद टेंडर वापस लेने से साफ इनकार कर दिया था। जो इंसान एक बार मौत की चौखट से लौटकर आ चुका हो, उसे अब किसी धमकी से डर नहीं लगता था। खन्ना साहब रामू की इस जिद से थोड़ा परेशान थे। रामू, ये जो लोग तुम्हें धमकी दे रहे हैं, ये कोई आम गुंडे नहीं लगते। ये टेंडर शहर के बहुत बड़े रसूखदार लोगों की नज़र में था। मुझे डर है कि तुम किसी ऐसे तूफान से न टकरा जाओ जो तुम्हें उखाड़ कर फेंक दे। खन्ना साहब ने चिंता जताते हुए कहा। रामू ने साइट पर गिर रहे सीमेंट के भारी गट्टों को देखा और उसकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। खन्ना साहब, तूफान उखड़ते उन्हीं को हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। मेरी जड़ें उस दर्द से सींची गई हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उखाड़ सकती। जिस किसी को भी मुझसे ये टेंडर छीनना है, उसे सामने आना होगा। पीठ पीछे से वार करने वालों को मैं अब कुचलना सीख गया हूँ। लेकिन रामू नहीं जानता था कि जिस अदृश्य दुश्मन को वो चुनौती दे रहा था, उसकी ताकत का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो दुश्मन रामू के इस गुरूर को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका था। रामू को लगा था कि उसने सिर्फ एक टेंडर जीता है, लेकिन असल में उसने शहर के सबसे खूंखार माफिया के मुंह से निवाला छीन लिया था। दोपहर ढल रही थी। साइट पर मजदूरों का काम जोरों पर था। तभी अचानक साइट के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकीं। उन गाड़ियों के पहियों से उड़ने वाली धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया। साइट पर अचानक सन्नाटा छा गया। मजदूरों की हथौड़ियों की आवाजें रुक गईं। रामू ने पलट कर देखा। उन गाड़ियों में से जो लोग बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरों पर खौफ लिखा था।
ये कोई आम गुंडे नहीं थे, ये एक साम्राज्य के दरिंदे थे जो अब रामू की उस पहली सीढ़ी को तोड़ने आए थे। हवा में एक बार फिर बारूद और खून की गंध घुलने लगी थी। खन्ना साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रामू अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां फिर से कस गईं। जो खेल अंधेरे में शुरू हुआ था वो अब दिन के उजाले में मौत का तांडव करने वाला था। एक नया और भयानक अध्याय शुरू होने जा रहा था और इस बार दांव पर रामू की जिंदगी से बढ़कर बहुत कुछ था। गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाज ने साइट के भारी सन्नाटे को चीर दिया। उड़ती हुई धूल के बीच से काले लिबास में दर्जन भर गुंडे बाहर निकले। उनके बीच से उभरा इस शहर का सबसे खौफनाक और रसूखदार नाम विक्रम सिंह। उसकी आंखों में एक बर्फीली दरिंदगी थी और चेहरे पर सत्ता का एक अजीब सा घमंड। वो धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ा। उसके महंगे जूतों की हर एक थाप रामू के सीने पर हथौड़े की तरह बज रही थी। खन्ना साहब का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था, लेकिन रामू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तो तू है वो मामूली सा मजदूर जिसने मेरे मुंह से मेरा टेंडर छीनने की जुर्रत की। विक्रम की आवाज में एक गहरा जानलेवा गुरूर था। उसने अपने मुंह से सिगार निकाली और उसका धुआं रामू के चेहरे पर छोड़ दिया। रामू की नजरें जरा भी नहीं झुकीं। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने किसी का हक नहीं छीना है विक्रम सिंह। मेरी मेहनत, मेरे खून पसीने और मेरी ईमानदारी ने मुझे ये काम दिलाया है। विक्रम के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। ईमानदारी? इस शहर में ईमानदारी की कीमत मेरे जूतों की धूल से भी कम है। तूने हवा के खिलाफ उड़ने की कोशिश की है मजदूर। तूने विक्रम सिंह के साम्राज्य की नींव पर पत्थर मारने की जरूरत की है। अब तेरे पंख काटने का वक्त आ गया है। विक्रम ने अपनी उंगली से एक हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल साइट पर तबाही का खौफनाक मंजर शुरू हो गया। विक्रम के गुंडों ने लोहे की भारी रॉड निकालकर रामू की महीनों की मेहनत को बेदर्दी से तोड़ना शुरू कर दिया। नई बनी हुई दीवारें गिरा दी गईं, सीमेंट की बोरियां फाड़कर हवा में उड़ा दी गईं। रामू ने उन्हें रोकने के लिए आगे छलांग लगाई, लेकिन तभी हवा में पेट्रोल की तेज और दम घोंटू गंध फैल गई। इससे पहले कि रामू या खन्ना साहब कुछ समझ पाते, एक जलती हुई मशाल सीधा सीमेंट और लकड़ी के मुख्य गोदाम की ओर उछाली गई। साइट पर अचानक आगजनी का खौफनाक मंजर छा गया। आग की लपटें एक भूखे जानवर की तरह भड़कीं और आसमान को छूने लगीं। रामू की आंखों के सामने उसके सपनों का वो पहला आशियाना, उसकी तरक्की की वो पहली सीढ़ी जलकर राख हो रही थी। आग की गर्माहट ने पूरी साइट को एक धधकते हुए तंदूर में बदल दिया था। तभी लपटों के बीच से दिल चीर देने वाली चीखें गूंजी। बचाओ रामू भाई, हमें बचाओ। रामू ने मुड़कर देखा। आग की भयानक चपेट में आई एक लोहे की भारी मचान टूटकर नीचे गिर पड़ी थी। उसके नीचे रामू के 2 सबसे वफादार मजदूर दब गए थे। रामू ने एक पल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं की और आग के उस दरिया में कूद पड़ा। आग की लपटों ने उसके कपड़े झलसा दिए। धुएं से उसका दम घुटने लगा, लेकिन उसके इरादे इस आग से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसने अपनी पूरी ताकत से उस तपते हुए लोहे के ढांचे को अपने हाथों से उठाया। लाल हो चुके लोहे ने रामू की हथेलियों को जला दिया। उसकी चमड़ी छिलकर लोहे से चिपक गई। मांस जलने की बदबू उठने लगी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसने दोनों मजदूरों को खींचकर बाहर निकाला। वे बुरी तरह झुलस चुके थे, खून से लथपथ थे और उनकी सांसें तेजी से उखड़ रही थीं। रामू खुद दर्द से हाँफ रहा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी दूर से सायरन की तेज आवाजें आने लगीं। पुलिस की 3 गाड़ियां तेजी से धूल उड़ाती हुई साइट के अंदर घुसीं। खन्ना साहब की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद अब विक्रम सिंह अपने किए की सजा भुगतेगा, लेकिन जो हुआ उसने रामू के पैरों तले बची खुशी जमीन भी खींच ली। शहर का सीनियर इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन उसने आग लगाते विक्रम के गुंडों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो सीधा रामू के पास आया। रामू, तुम गिरफ्तार हो। इंस्पेक्टर की आवाज पत्थर की तरह ठंडी और कठोर थी। खन्ना साहब बदहवास होकर आगे दौड़े। इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? इस विक्रम सिंह ने हमारी साइट पर आग लगवाई है। हमारे मजदूर मरणासन्न हालत में पड़े हैं और आप रामू को गिरफ्तार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एक मोटी फाइल रामू के सीने पर मारते हुए कहा, बकवास बंद करो खन्ना। ये इसी मजदूर की रची हुई एक नीच साजिश है।
अपने बिजनेस के भारी नुकसान की भरपाई और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए इसने खुद अपनी साइट जलवाई है। इसके केबिन से पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थों के फर्जी बिल बरामद हुए हैं। इसने चंद रुपयों के लिए इन गरीब मजदूरों की जान दांव पर लगा दी। रामू सन्न रह गया। उसका जलता हुआ शरीर जैसे बर्फ में तब्दील हो गया। वो समझ गया कि ये फाइल, वे बिल, ये बिकी हुई पुलिस, सब विक्रम सिंह की बिछाई हुई एक बेहद गहरी और खौफनाक चाल थी। उसने दर्द से कराहते हुए मुड़कर विक्रम की ओर देखा। विक्रम अपनी महंगी गाड़ी के खुले दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अपने होठों से सिगार निकाली और रामू की बेबसी को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। विक्रम के चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और क्रूर हंसी थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि उसने रामू को उसकी असली औकात दिखा दी है। उस हंसी में रामू की बर्बादी का जश्न था। अगले ही पल पुलिस वाले ने रामू के जले हुए और लहूलुहान हाथों को बेरहमी से पीछे की तरफ मोड़ा। रामू के मुंह से दर्द की एक भयानक सिसकी निकल गई। पुलिस वाले ने उसकी छिल चुकी कलाइयों पर भारी लोहे की हथकड़ी पहना दी। वो ठंडी धातु उसके जले हुए और कच्चे घावों में गहराई तक धंस गई, लेकिन रामू ने अपने होंठ चबा लिए और एक भी आंसू अपनी आंखों से नहीं गिरने दिया। खून की कुछ बूंदें हथकड़ी से रिसकर सूखी जमीन पर गिरी। उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया गया। खन्ना साहब गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे, रोते रहे, लेकिन उनकी बेबस आवाजें पुलिस के सायरन के शोर में हमेशा के लिए दब गईं। विक्रम सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से एक विजेता की तरह निकल गया। कुछ ही घंटों बाद पुलिस स्टेशन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में रामू को फेंक दिया गया। लोहे का भारी दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हुआ और रामू हमेशा के लिए एक दम घोंटू सन्नाटे में कैद हो गया। ये जेल किसी पुरानी कब्र से कम नहीं थी, जहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती थी। फर्श की बर्फ जैसी ठंडक उसकी हड्डियों को गला रही थी। कोठरी की दीवारों से सीलन, सड़न और पुरानी बंदूकों की लोहे वाली महक आ रही थी। रामू दर्द से कराहता हुआ दीवार के सहारे नीचे खिसक कर बैठ गया। उसने अपने हथकड़ी लगे खून और राख से सने हाथों को देखा। घावों से अभी भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। आज इस अंधेरे में बैठकर रामू को एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अब तक उसका सामना सिर्फ एक लालची पत्नी सुधा और एक धूर्त डॉक्टर अमित से था। अमित तो बस एक छोटा सा कीड़ा था, लेकिन विक्रम सिंह एक ऐसा विशाल और जहरीला अजगर था जिसकी ताकत अमित से 1000 गुना ज्यादा थी। पूरा सिस्टम, पुलिस, कानून और ये शहर विक्रम की मुट्ठी में कैद था। जेल की इन सर्द सलाखों के पीछे रामू एक बार फिर से बिल्कुल अकेला पड़ गया था, एकदम अनाथ और लाचार। ठीक वैसे ही जैसे उस रात अस्पताल के आईसीयू बिस्तर पर था, जब सुधा उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी। लेकिन उस रात वो अपनी आखिरी सांसों और मौत से लड़ रहा था, और आज वो एक ऐसे भयानक दुश्मन का सामना करने के लिए जिंदा था जो उसे मौत से भी बदतर जिंदगी देना चाहता था। कोठरी के बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जेल की छोटी सी जंग लगी खिड़की से पानी की कुछ बूंदें अंदर आ रही थीं और रामू के सुलगते हुए चेहरे पर गिर रही थीं। रामू की आंखों में बेबसी का कोई आंसू नहीं था। उसके सीने में धधकने वाली आग आज बाहर की उस आगजनी से भी कहीं ज्यादा खौफनाक रूप ले चुकी थी। सलाखों के पीछे अंधेरे में बैठा वो घायल और लहूलुहान शेर अब पूरी तरह शांत था, और उसकी ये खतरनाक शांति इस शहर में आने वाले एक ऐसे प्रलयनकारी तूफान की पहली आहट थी जो विक्रम सिंह के पूरे वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। रामू की मुट्ठियां एक बार फिर हथकड़ी के अंदर कस गईं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। खेल विक्रम ने शुरू किया था, लेकिन इसका अंत रामू करेगा। जेल की उस तंग और सीलन भरी कोठरी में खामोशी चीख रही थी। बाहर बारिश का शोर था और अंदर रामू की हथकड़ी से बंधी मुट्ठियों का तनाव। पानी की ठंडी बूंदें अभी भी उसके माथे से टपक रही थीं, लेकिन उसके सीने की आग को बुझाने के लिए ये बारिश बहुत मामूली थी। तभी लोहे का भारी दरवाजा एक भयानक कर्कश आवाज के साथ खुला। रात के 2 बज रहे थे। ये वक्त किसी संतरी के गश्त का नहीं था। अंधेरे को चीरते हुए 3 विशालकाय साये कोठरी के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में चमकते हुए लोहे के नुकीले पेंचकस और धारदार ब्लेड थे। ये विक्रम सिंह का पैगाम था, मौत का पैगाम। बिना एक भी शब्द कहे सबसे आगे वाले गुंडे ने रामू की गर्दन पर वार किया।
रामू का शरीर भले ही हथकड़ी और पुलिस की मार से टूट चुका था, लेकिन उसका दिमाग एक खूंखार जानवर की तरह सतर्क था। वो तेजी से दाईं ओर झुका, ब्लेड सीधा सीलन भरी दीवार से टकराया और चिंगारी फूट पड़ी। विक्रम सिंह ने कहा था कि तू आसानी से नहीं मरेगा। दूसरे गुंडे ने गुर्राते हुए रामू के पेट में जोरदार लात मारी। रामू हवा में उछलकर पीछे दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से दर्द की एक कराह निकल गई, लेकिन अगली ही सेकंड वो अपने पैरों पर खड़ा था। ये कंस्ट्रक्शन साइट की आग नहीं थी जहां उसे फंसाया गया था, ये मौत से सीधा आमना सामना था। रामू की आंखों में मिस्टर खन्ना का चेहरा घूमा, जिन्होंने उसे लावारिस हालत में नई जिंदगी दी थी। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी पहचान वापस पाएगा। एक गुंडे ने नुकीला पेचकस उसकी पसलियों की तरफ घोंपा। रामू ने अपने हथकड़ी लगे दोनों हाथों को ढाल की तरह आगे कर दिया। पेचकस लोहे की जंजीर से टकराया। उसी झटके में रामू ने अपनी हथकड़ी की चेन को उस गुंडे के गले में फंसा दिया और अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। गुंडे की आंखें बाहर आने लगीं। बाकी दोनों ने रामू पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए। रामू के कंधे और पीठ पर गहरे कट लगे। लोहे की मार से उसका शरीर छलनी होने लगा, लेकिन उसने जंजीर की पकड़ नहीं छोड़ी। रामू के अंदर का वो साधारण मजदूर उसी रात मर चुका था जब सुधा ने उसे आईसीयू में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। अब वो एक खूंखार योद्धा था। उसने दूसरे गुंडे की कलाई पकड़ी और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज कोठरी के बाहर गूंज गई। कुछ ही पलों में तीनों हमलावर लहूलुहान होकर जमीन पर तड़प रहे थे। रामू दीवार के सहारे खड़ा हाफ रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि विक्रम सिंह ने उसे मारने की कोशिश करके अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। दूसरी ओर शहर के एक बेहद सस्ते और सीलन भरे होटल के कमरे में सुधा की किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेल रही थी। जो सुधा कभी रामू की ईमानदारी और साधारण जीवन को अपनी तौहीन मानती थी, जो अमीर बनने के लालच में रामू के इलाज के पैसे चुराकर डॉक्टर अमित के साथ भागी थी, वो आज खौफ से कांप रही थी। कमरे के बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। अमित कमरे के कोने में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। उसका जुए का शौक और फर्जी डिग्रियों का नशा उसे पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। सुधा के सारे गहने जुए की मेज पर पहले ही स्वाहा हो चुके थे। ये कौन लोग हैं? ये दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? सुधा की आवाज़ में दहशत थी। अमित ने उसकी तरफ एक बेहद घिनौनी और सर्द नज़र से देखा। ये मेरे लेनदार हैं सुधा। मैंने जुए में 30 लाख हारे हैं और मेरे पास अब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। सुधा की सांसें अटक गईं। तो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। दरवाजा एक झटके से टूटकर नीचे गिर पड़ा। 2 खूंखार शक्ल वाले आदमी अंदर घुसे। अमित ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन आदमियों की तरफ इशारा किया। भाई, मैंने कहा था ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये औरत है, इसे ले जाओ। इसका सौदा करके अपना कर्जा वसूल कर लो। ये अब मेरी तरफ से तुम्हारे पास गिरवी है। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गिरवी? उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। रामू ने उसे कभी एक खरोंच तक नहीं आने दी थी, और ये अमित, जिसके लिए उसने अपना सुहाग, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज उसे चंद पैसों के लिए मांस के लोथड़े की तरह बेच रहा था। अमित, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी... सुधा चीखी, लेकिन एक आदमी ने उसके बाल बुरी तरह नोच लिए। चल मेरी जान, तेरा नया घर अब कोई और है। आदमी ने भट्टी हंसते हुए सुधा को घसीटना शुरू किया। सुधा के भीतर जीने की एक आखिरी और हताश लालसा जागी। उसने पास पड़ी कांच की एक भारी बोतल उठाई और उस आदमी के सिर पर दे मारी। आदमी चीखता हुआ पीछे हटा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुधा बिना अपने चप्पल पहने, बिना कोई सामान लिए होटल के कमरे से पागलों की तरह भागी। पीछे से गालियां और भारी कदमों की आवाजें आ रही थी, लेकिन सुधा रुकने वाली नहीं थी। वो सीढ़ियां कूदते हुए सीधे शहर के उस अंधेरे हिस्से में जा गिरी जहां उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी इंतजार कर रही थी। सुधा भागते भागते शहर के सबसे पिछड़े और खौफनाक हिस्से में आ पहुंची थी। उसके नंगे पैरों में कांटे और कांच के टुकड़े चुभ चुके थे। उसके पैरों से बहता ताज़ा खून सूखी और खुरदरी सड़क पर गहरे लाल निशान छोड़ रहा था। उसके शरीर में अब एक कदम और चलने की ताकत नहीं बची थी। वो एक पुरानी सड़ी गली के नुक्कड़ पर रखे कूड़े के ढेर के पास मुंह के बल गिर पड़ी। उस गली से उठने वाली दुर्गंध इतनी भयानक थी कि किसी का भी दम घुट जाए, लेकिन सुधा के पास अब उठकर जाने का कोई विकल्प नहीं था। रात ढल चुकी थी और सुबह का सूरज उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच लेकर आया। पिछले 2 दिनों से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। पेट में ऐंठती हुई भूख अब उसकी आंतों को बेदर्दी से नोच रही थी। वो कभी ऐशो आराम और लग्जरी होटलों के सपने देखती थी, लेकिन आज वो एक भिखारी से भी बदतर हालत में थी। एक समय था जब रामू खुद भूखा सोकर उसके लिए ताज़े फलों का इंतजाम करता था, लेकिन आज इस सड़क पर उसे कोई एक बासी रोटी देने वाला भी नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया। पास से गुजरते हुए लोगों के सामने अपने मैले हाथ फैलाए। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज़ उसके सूखे गले में ही घुट रही थी। एक राहगीर ने घृणा से उसे देखा और आगे बढ़ गया। सुधा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। ये कैसी बेबसी थी। वो इंसान से एक रेंगता हुआ कीड़ा बन चुकी थी
उसके दिमाग में बार बार वो रात घूम रही थी जब उसने अस्पताल में रामू की जीवन रक्षक मशीन के पास से पैसों का बैग उठाया था। उस पाप का भारी वजन आज उसे इस पुरानी सड़ी गली कीड़े की धूल चटा रहा था। अमित कहीं गायब हो चुका था, उसे मरने के लिए उन दरिंदों के बीच छोड़कर, और अब वो पूरी तरह से इन निर्दयी सड़कों की मोहताज थी। सुधा कूड़े के ढेर के पास पड़ी एक गंदी पॉलीथीन से सूखी रोटी का टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रही थी। लालच का अंजाम उसे नरक की उस दहलीज पर ले आया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जिस दौलत के पीछे वो भागी थी वो दौलत अब एक भयानक श्राप बन चुकी थी। वहीं जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सूरज की पहली किरण ने कोठरी के फर्श पर पड़े खून को रोशन किया। रामू फर्श पर बैठा था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई और खतरनाक शांति थी। जेल के गार्ड्स जब सुबह कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो उनके होश उड़ गए। विक्रम सिंह के भेजे गए तीनों खूंखार हत्यारे रामू के पैरों के पास बेजान पड़े थे। रामू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके होठों पर खून लगा था, लेकिन वहाँ एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। वो मुस्कान विक्रम सिंह के लिए एक सीधा संदेश थी। रामू को मिटाने की कोशिश विक्रम की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। रामू ने खौफजदा जेलर की आंखों में आंखें डालकर एक भारी और शांत आवाज में कहा, विक्रम सिंह से कह देना, अब तक वो मेरा शिकार कर रहा था, लेकिन अब मेरी बारी है। रामू की उस ठंडी और खौफनाक आवाज को सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। फर्श पर पड़े विक्रम सिंह के उन तीनों खूंखार हत्यारों को घसीटकर कोठरी से बाहर निकाला गया। रामू के चेहरे पर लगी खून की बूंदें अब सूखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों की आग और भी ज्यादा दहक उठी थी। ये वो रामू नहीं था जो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी पत्नी के प्यार के लिए रोया था। ये एक ऐसा इंसान था जिसे दर्द ने फौलाद बना दिया था। सजा के तौर पर रामू को जेल की सबसे अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी में धकेल दिया गया। वहां अंधेरा इतना घना था कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से डर जाए, लेकिन रामू को अब किसी अंधेरे का खौफ नहीं था। तभी उस कोठरी के एक कोने से एक भारी और खुरदरी आवाज गूंजी, विक्रम सिंह से दुश्मनी की कीमत इंसान को अपनी हड्डियां गलाकर चुकानी पड़ती है नौजवान। रामू ने अंधेरे में आंखें सिकोड़ी। वहां जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो दिनकर त्यागी था, जो कभी शहर का सबसे तेज और मशहूर वकील हुआ करता था। दिनकर ने एक सूखी हंसी के साथ अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने विक्रम सिंह के काले कारनामों के खिलाफ एक केस हाथ में लिया था और बदले में विक्रम ने उसे एक खौफनाक और झूठे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाकर इस अंधेरी कोठरी में सड़ने के लिए फेंक दिया। रामू और दिनकर दोनों की उम्र और हालात अलग थे, लेकिन दोनों का दर्द और उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक ही था। दिनकर के पास कानून का वो तेज दिमाग था जो सालों जेल में रहने के बाद भी कुंद नहीं हुआ था, और रामू के पास वो आग थी जो विक्रम के साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती थी। दिनकर ने रामू के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा कि विक्रम ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जो आग लगाई थी उसके सारे सुराग और गवाह अभी भी मौजूद हैं। उसने एक गुप्त जगह का पता दिया जहां उसके कुछ पुराने और वफादार मुवक्किल आज भी विक्रम के खिलाफ सबूत छुपाकर बैठे थे। रामू ने जेल के पीसीओ से तुरंत मिस्टर खन्ना से संपर्क किया। मिस्टर खन्ना, जिन्होंने रामू को लावारिस हालत में अस्पताल के उस बिस्तर पर मौत के मुंह से निकाला था, एक बार फिर अपने उस बेटे समान रामू के लिए दौड़ पड़े। खन्ना ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिनकर के बताए गए ठिकानों की खाक छानी। रातों रात भारी रिश्वत और अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके खन्ना ने विक्रम की साजिश का वो अहम दस्तावेज खोज निकाला। आखिरकार न्याय का वो दिन आ गया। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। जज के सामने रामू के वकील ने वो भारी और लाल रंग की फाइल मेज पर पटक दी। उस फाइल के खुलते ही विक्रम सिंह के गुनाहों की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। गवाहों और पक्के सबूतों ने ये साबित कर दिया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आग रामू ने नहीं बल्कि खुद विक्रम के आदमियों ने लगाई थी, ताकि रामू को रास्ते से हटाया जा सके। जज ने तुरंत अपना फैसला सुनाया और रामू को बाइज्जत बरी कर दिया। जेल की 4 दीवारी से हमेशा के लिए आज़ाद होकर जब रामू बाहर निकला तो मिस्टर खन्ना उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने रामू को पहनने के लिए एक शानदार नया सूट दिया था।
वो काले रंग का नया सूट रामू के मजबूत लोहे जैसे शरीर पर पूरी तरह जंच रहा था। जैसे ही रामू अदालत की सीढ़ियां उतरा, बाहर खड़े मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स का एक जोरदार धमाका सा हुआ। सैकड़ों पत्रकारों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उन चमकती रोशनियों के बीच रामू की आंखों में केवल एक ही चीज दहक रही थी, बदला। ये बदला सिर्फ विक्रम सिंह की एक साजिश का नहीं था, ये बदला उसकी उस छीनी गई जिंदगी का था जो उसने आईसीयू की उस खौफनाक रात को खो दी थी। बाहर आते ही रामू ने विक्रम सिंह के काले साम्राज्य पर सीधा और बेरहम हमला बोल दिया। ये हमला गोलियों या हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और दौलत से था। रामू ने दिनकर और मिस्टर खन्ना के साथ मिलकर विक्रम के अवैध धंधों, बेनामी गोदामों और फर्जी कंपनियों का एक एक करके पुलिस और प्रशासन के सामने पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। रातों रात विक्रम के कई बैंक खाते सील कर दिए गए। उसका शेयर मार्केट में नाम मिट्टी में मिल गया। जो विक्रम सिंह कल तक खुद को शहर का भगवान समझता था, आज वो अपने ही महल में किसी डरे हुए चूहे की तरह छटपटा रहा था। रामू हर उस टेंडर को विक्रम के जबड़े से छीनने लगा जिस पर उसकी नजर होती। रामू अब एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसे ना मौत का डर था और ना हारने का खौफ। जिस इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा देकर भागते देखा हो, जिसके सीने से ऑक्सीजन का पाइप पैसों के लालच में नोच लिया गया हो, उसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती थी। उसने अपनी पुरानी कंपनी की राख से एक नई शुरुआत की। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा विश्वास। ये नाम उस विश्वास का प्रतीक था जो खन्ना ने उस पर दिखाया था, और उस बेवफाई का करारा जवाब था जो सुधा ने उसके मुंह पर मारा था। देखते ही देखते विश्वास कंपनी ने शहर के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए। रामू की ईमानदारी और मजदूरों के प्रति उसका लगाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। अब रामू के हाथ में शहर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। शहर के बीचों बीच एक ऐसा विशाल और भव्य मॉल बनाना जिसकी चमक पूरी दुनिया देखे। विक्रम ने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन प्रशासन ने रामू की बेदाग छवि को चुना। रामू ने अपनी आंखों के सामने उस गगनचुंबी मॉल की नींव रखी। ईंट दर ईंट वो अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। रामू की सफलता आसमान छू रही थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तकदीर उसी मॉल के चमचमाते फर्श पर एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। वो नहीं जानता था कि जिस विशाल साम्राज्य को वो अपने खून पसीने से बना रहा है, उसी मॉल की दहलीज पर एक दिन उसका वो दर्दनाक अतीत फटे कपड़ों और कांपते हाथों के साथ झाड़ू लगाते हुए उसके कदमों में आकर गिरने वाला है। समय का पहिया पूरी तरह घूमने वाला था और एक खौफनाक आमना सामना अब बस चंद कदमों की दूरी पर था। समय ने अपनी चाल चल दी थी। 1 साल का वक्त कैसे राख को सोने में बदल सकता था, ये रामू से बेहतर कोई नहीं जानता था। शहर के बीचों बीच अब एक ऐसा विशाल ढांचा सीना ताने खड़ा था जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था। विश्वास मॉल, रामू का वो सपना जिसे उसने अपनी टूटी हुई सांसों और खून पसीने से सींचा था। विक्रम सिंह का काला साम्राज्य अब इतिहास बन चुका था और उसकी जगह रामू की ईमानदारी ने ले ली थी। सड़क के उस पार एक विशाल होर्डिंग लगा था। उस होर्डिंग पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विश्वास ग्रुप, भरोसे की नई पहचान। रामू अपनी कार से उतरा और उस होर्डिंग को देखता रहा। मिस्टर खन्ना उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। तुमने कर और दिखाया कहा, रामू, आज इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही आदमी है जिसे एक रात अस्पताल के बिस्तर पर लावारिस छोड़ दिया गया था। सब आपकी वजह से हुआ अंकल। नहीं रामू, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। रामू की आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान था जो कभी नहीं थमा। उसने भारी आवाज में कहा, ईंट और पत्थर की नहीं है खन्ना जी, ये उन आंसुओं की बुनियाद पर खड़ी है जो मैंने उस रात बहाए थे जब मेरी धड़कनें रुक रही थी। ये उस धोखे का जवाब है। ये उस धोखे का जवाब है, और उस धोखे की पहली किश्त वक्त ने वसूल कर ली थी। शहर के दूसरे कोने में एक बदबूदार और सीलन भरी पुलिस कोठरी के भीतर डॉक्टर अमित जमीन पर पड़ा सड़ रहा था। उसके चेहरे का वो गुरूर, वो मक्कारी अब खौफ में बदल चुकी थी। पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री और जुए के एक बड़े रैकेट में उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जिस आदमी ने पैसों की हवस में एक मरते हुए इंसान का जीवन दांव पर लगा दिया था, आज वो खुद 2 कौड़ी का होकर रह गया था। हवालात की उन ठंडी सलाखों को पकड़कर अमित दिन रात रोता था, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसका खेल खत्म हो चुका था।
लेकिन अमित का खेल खत्म होने से बहुत पहले ही उसने सुधा की जिंदगी को एक ऐसे नरक में ढकेल दिया था जिसकी कल्पना भी उस लालची औरत ने कभी नहीं की थी। शहर के एक गंदे और बदबूदार नाले के किनारे प्लास्टिक की एक जर्जर झोपड़ी में सुधा बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे की वो खूबसूरती जिसे देखकर वो कभी इतराती थी अब वक्त और भूख की मार से झुलस चुकी थी। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वे कई जगह से फटे और मैले हो चुके थे। ये वो भीषण गरीबी थी जिससे सुधा को हमेशा नफरत रही थी। इसी गरीबी से भागने के लिए उसने अपने पति की सांसों का सौदा किया था। उसके इलाज के पैसे चुराकर अमित के साथ भागी थी। लेकिन नियति का भयानक मजाक देखिए, वो जिस दलदल से भागकर सोने के महलों में जाना चाहती थी, आज वो उसी दलदल के सबसे गहरे हिस्से में धंस चुकी थी। रात रात भर झोपड़ी की टपकती छत के नीचे बैठकर वो कांपती रहती। भूख से जब उसकी आंतें ऐंठती तो उसे वो दिन याद आता जब रामू अपनी मजदूरी के पैसों से उसके लिए गर्म रोटियां लाता था और खुद भूखा सो जाता था। आज उस झोपड़ी के अंधेरे में सुधा के अहंकार का अंत हो चुका था। उसकी सारी चालाकियां, उसका सारा लालच उसे एक ऐसी दहलीज पर ले आया था जहां मौत भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। वो सड़कों पर जूठन तलाशने को मजबूर थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों का पानी भी सूख चुका था। एक सुबह पेट की आग ने उसे फिर से उस झोपड़ी से बाहर धकेल दिया। वो काम की तलाश में सड़कों पर भटक रही थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। चिलचिलाती धूप में तपती सड़क पर चलते हुए उसके पैर जल रहे थे। तभी चाय की एक टपरी के पास उसने कुछ मजदूरों को बात करते सुना। मजदूर कह रहे थे कि शहर के बीचों बीच जो नया विश्वास मॉल खुला है, वहाँ आज सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की भर्ती है। पगार भी अच्छी दे रहे हैं और खाना भी मिलेगा। ये सुनकर सुधा के सूखे होठों पर एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। सफाई कर्मचारी? जो औरत कभी अपने हाथों से एक गिलास पानी उठाकर पीने में अपना अपमान समझती थी, जो महारानियों की तरह लग्जरी होटलों के सपने देखती थी, आज वो किसी मॉल का फर्श चमकाने के लिए उतावली हो उठी। भूख इंसान को उसकी हैसियत याद दिला देती है। सुधा ने अपनी फटी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उसी दिशा में दौड़ पड़ी जिधर वो नया मॉल था। उसे नहीं पता था कि ये मॉल किसका है। उसे नहीं पता था कि विश्वास ग्रुप के पीछे वो कौन सा इंसान है जिसने अपनी चिता की राख से ये साम्राज्य खड़ा किया है। उसे बस एक वक्त की रोटी चाहिए थी। हांफती और कांपती हुई सुधा उस विशाल इमारत के सामने पहुंची। मॉल की भव्यता देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। इमारत का मुख्य द्वार इतनी शानदार कांच की दीवार से बना था कि उसमें पूरा आसमान झलकता था। सुधा उस कांच की दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसमें उसे अपना अक्स दिखाई दिया, एक मैली कुचैली भिखारी जैसी औरत। उसने कांच पर अपने कांपते हाथ रखे। एक समय था जब वो खुद को आईने में देखकर अपनी सुंदरता पर मुग्ध होती थी, और आज इस कांच की दीवार में अपना सच देखकर उसे खुद से घिन आ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और गार्डों की नज़रों से बचती हुई कर्मचारियों के लिए बने पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गई। भीतर का नज़ारा किसी 7 सितारा महल जैसा था। संगमरमर के फर्श पर पैर रखते ही सुधा ठिठक गई। उसके मैले पैरों के निशान उस चमकते फर्श पर पड़ रहे थे। वहाँ सैकड़ों लोग काम में लगे थे, लेकिन अचानक सुधा के कानों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा बाहरी नहीं था, ये उसके भीतर का सन्नाटा था। एक ऐसी मनहूस खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले छा जाती है। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे ये जगह उसे जानती हो। इंटरव्यू के लिए एक लंबी कतार लगी थी। सुधा सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैनेजर एक रजिस्टर लेकर नाम दर्ज कर रहा था। जैसे ही सुधा की बारी आई, मैनेजर ने उसे सिर से पैर तक देखा और कड़क आवाज में उसका नाम पूछा। सुधा ने अपनी नजरें झुकाए हुए कांपती आवाज में अपना नाम बताया। मैनेजर ने उसके हाथ में एक पुराना सा झाड़ू थमा दिया और कहा कि वहां सामने वाले लंबे गलियारे में जाकर झाड़ू लगाओ। आज ही हमारे बॉस, इस मॉल के मालिक, यहाँ मुआयना करने आने वाले हैं। फर्श पर एक भी दाग दिखा तो नौकरी भूल जाना। सुधा ने सिर हिलाया और उस लंबे चमचमाते गलियारे की ओर चल पड़ी। वो जमीन पर झुकी और अपने कमजोर कांपते हाथों से झाड़ू लगाने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दाग को वो उस फर्श से मिटाने की कोशिश कर रही है, वो दाग तो खुद उसकी रूह पर लगा है, जिसे कोई पानी नहीं धो सकता।
तभी उस विशाल मॉल के मुख्य दरवाजे एक झटके से खुले। दर्जनों सुरक्षा गार्डों और अधिकारियों की भारी पच्चाप से पूरा माहौल गूंज उठा। बॉस आ गए की आवाजें फुसफुसाहट बनकर हर तरफ दौड़ने लगी। सारा स्टाफ अलर्ट हो गया। सुधा जमीन पर झुकी हुई झाड़ू लगा रही थी। डर के मारे उसने मुड़कर नहीं देखा। वो बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए फर्श साफ करती रही। कदम धीरे धीरे उसी गलियारे की ओर बढ़ रहे थे जहां वो मौजूद थी। काले चमचमाते जूतों की वो खटखट सुधा के करीब आ रही थी। नियति ने अपना पूरा चक्कर लगा लिया था। काले चमकताते जूते अचानक संगमरमर के उस ठंडे फर्श पर रुक गए। रामू की विशाल परछाई उस कमजोर कांपती हुई औरत के ऊपर पड़ रही थी, जो अपना सिर झुकाए कांपते हाथों से फर्श को साफ कर रही थी। रामू के ठीक पीछे खड़े मॉल के जनरल मैनेजर ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची की। ए औरत, तुम्हें दिखाई नहीं देता? साहब सामने खड़े हैं, रास्ता छोड़ो और हटो यहां से। उसने डरते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पुतलियां ठहर गईं। उसके कमजोर और फटे हुए हाथों से झाड़ू छूट गया। खटाक, लकड़ी के डंडे के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज गई। वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही फंस गई थीं। ये सुधा थी, रामू की पत्नी, वो औरत जिसने दौलत की अंधी भूख में अपने पति का सौदा मौत से किया था। रामू का वो शानदार इटालियन सूट, उसकी कलाई पर बंधे लाखों की घड़ी और उसके पीछे खड़ी दर्जनों सूट वाले अधिकारियों और बॉडीगार्ड्स की फौज, और दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठी मैल से सने फटे कपड़े पहने चेहरे पर उड़ी हुई रंगत वाली सुधा। सुधा की आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। इस शहर के सबसे बड़े मॉल के इस भव्य गलियारे में नियति ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी थी। उसके सीने के अंदर सालों से दबा हुआ पछतावा एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसे वो आलीशान जिंदगी याद आ गई जो रामू ने अपनी मेहनत से उसे दी थी, और फिर वो नर्क याद आ गया जो उस धोखेबाज डॉक्टर अमित ने उसे दिया था। बिना एक पल की परवाह किए सुधा आगे की तरफ झपटी और सीधे रामू के पैरों में गिर पड़ी। पूरे गलियारे का सन्नाटा चीरती हुई एक दर्दनाक चीख उसके गले से फाड़ते हुए निकली। रामू, मुझे माफ कर दो रामू। सुधा के आंसू रामू के महंगे जूतों को भिगोने लगे। रामू के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के भीतर एक पल के लिए वही पुराना खौफनाक दर्द उभर आया। उसे वो काली रात याद आ गई। अस्पताल के आईसीयू की वो ठंडी हवा, मॉनिटर की वो कम होती बीप की आवाज़ें, और उस ऑक्सीजन मास्क के पीछे से अपनी पत्नी को पैसों का बैग लेकर भागते हुए देखने की वो भयानक लाचारी। उस रात रामू का सिर्फ शरीर नहीं मर रहा था, उसकी रूह को जिंदा काटा जा रहा था, और आज वही रूह काटने वाली औरत उसके पैरों में पड़ी गिड़गिड़ा रही थी। सुधा ने अपने दोनों हाथ रामू के पैरों में कसकर लपेट लिए। मैं बर्बाद हो गई। उस अमित ने मुझे नोच कर फेंक दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसने मुझे जुए में हार दिया था रामू। मैं वहां से जान बचाकर भागी और सड़कों पर भीख मांगने मजबूर हो गई। मुझे बचा लो रामू, मुझे माफ कर दो। रामू के सीने के अंदर का वो पुराना सीधा साधा मजदूर पति एक पल के लिए तड़पा। उसकी नसें तन गईं, लेकिन अगले ही सेकंड रामू ने अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ अपना पैर झटके से पीछे खींच लिया। सुधा का संतुलन बिगड़ा और वो फर्श पर जा गिरी। मुझसे दूर रहो। उस आवाज में कोई प्यार नहीं था, कोई दया नहीं थी, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी नफरत थी। रामू धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठा ताकि उसकी आंखें सुधा की आंखों के बिल्कुल सामने आ सकें। सुधा सिसक रही थी, उसके रूखे बाल उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर चिपके हुए थे। माफी? रामू के होठों पर एक बेहद कड़वी मुस्कान तैर गई। तुम किस चीज की माफी मांग रही हो सुधा? उस रात की, जब तुमने मेरी जिंदगी बचाने वाले लाखों रुपए अपने आशिक डॉक्टर के साथ उड़ाने के लिए चुरा लिए थे? सुधा अपने दोनों हाथ जोड़कर पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। मैं अंधी हो गई थी। मुझे पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। उस अमित ने मेरे दिमाग में जहर भर दिया था। उसने मुझे धोखा दिया रामू। मैं एक एक दाने के लिए तरसी हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है रामू। मुझे अपने साथ रख लो।
मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, तुम्हारे घर का कोना साफ करूंगी। रामू सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब एक ऐसा गुरूर था जिसे मौत को हराकर वापस आने वाला इंसान ही पहन सकता है। तुमने इस नर्क को अपने लिए खुद चुना था। जब मेरी धड़कनें रुक रही थीं, तब तुम्हारी आंखों में मेरे मौत का मातम नहीं था, पैसों की चमक थी जो मेरी जान बचा सकते थे। तुमने मुझे लावारिस समझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। उन पैसों की चमक थी जो मेरी जान बचा सकते थे। तुमने मुझे लावारिस समझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो मिस्टर खन्ना थे जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस खींचा, और उसके बाद विक्रम सिंह जैसे शहर के सबसे बड़े माफिया ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। मेरी साइट पर आग लगाई गई, मुझे झूठे इल्जामों में जेल भेजा गया। विक्रम के गुंडों ने मुझे जेल में मारने की कोशिश की। लेकिन जानती हो मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरी रगों में खून से ज्यादा तुम्हारी गद्दारी का जहर दौड़ रहा था। तुम्हारी उस धोखेबाजी ने मेरे अंदर के उस सीधे रामू को मार दिया था, जो तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल कर रख सकता था। विक्रम सिंह की हर चोट ने मुझे और मजबूत बनाया। मैं ईंटें ढोने वाला एक मामूली ठेकेदार था, और आज मैं इस पूरे साम्राज्य का, इस विशाल मॉल का और इस शहर का मालिक हूं। मैंने अपनी कंपनी का नाम विश्वास इसलिए रखा ताकि मुझे हर पल याद रहे कि दुनिया में सबसे महंगी और सबसे खोखली चीज क्या होती है। सुधा के आंसुओं का बांध टूट चुका था। वो बार बार फर्श पर माथा टेक रही थी। उसकी हर सिसकी में सिर्फ एक ही रट थी। रामू, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझ पर तरस खाओ, एक बार मुझे माफ कर दो। मुझे परवाह नहीं। प्लीज रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था। रामू ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन हो चुका था। पत्नी? रामू ने शब्द को ऐसे बोला जैसे किसी गंदी चीज को थूक रहा हो। दुख के वक्त अपने पति के बिस्तर से उठकर किसी और के बिस्तर तक पहुंच जाए, उसे सुख के वक्त पास आने का कोई हक नहीं है। सुधा, तुम आज इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, और आज मैं इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान हूं। अगर आज मैं उसी अस्पताल में एक अपाहिज की तरह पड़ा होता तो तुम मुझे मुड़कर एक टुकड़ा रोटी भी नहीं डालती। ये सच इतना कड़वा और इतना नंगा था कि सुधा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके होंठ कांपते रहे, लेकिन आवाज मर चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि रामू के दिल के जिस दरवाजे को वो खटखटा रही है, वो दरवाजा अब हमेशा के लिए पत्थर का बन चुका है। रामू मुड़ा। उसने अपने जनरल मैनेजर की तरफ देखा, जो खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। मैनेजर साहब। जी सर। मैनेजर हड़बड़ाते हुए आगे आया। रामू ने बिना सुधा की तरफ देखे एक बेहद सख्त लहजे में कहा, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो और इस फर्श को अच्छी तरह से साफ करवाना। यहाँ गद्दारी की बहुत बदबू आ रही है। चलो उठो और चलो यहाँ से। और छोड़ो मुझे। नहीं। रामू बिना एक सेकंड भी रुके अपने भारी और मजबूत कदमों के साथ उस भव्य गलियारे में आगे बढ़ गया। उसके पीछे उसकी पूरी फौज चलने लगी। जूतों की खटखट की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज दूर जा रही थी। सुधा वहीं उस ठंडे फर्श पर अकेली पड़ी रह गई। वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी, अपने सीने को पीट रही थी। उसका लालच, उसकी गद्दारी, उसका अहंकार और उसके सुनहरे भविष्य के सारे सपने आज उसी फर्श पर झाड़ू के तिनकों की तरह हमेशा हमेशा के लिए बिखर गए थे। और सामने मौत से लौटकर लौटा वो रामू था, जिसकी दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैनेजर के इशारे पर 2 गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने सुधा को बाहों से पकड़कर उस चमचमाते फर्श से ऐसे खींच लिया जैसे किसी कचरे के ढेर को बाहर निकाला जा रहा हो। सुधा चीख रही थी, रो रही थी। वो बार बार रामू का नाम पुकार रही थी, लेकिन रामू की पीठ अब एक ठंडी और अभेद्य दीवार बन चुकी थी, जो कभी उसकी आवाज़ पर पलटकर नहीं देखने वाली थी। गार्ड्स ने उसे मॉल के पिछले दरवाजे से बाहर फेंक दिया। धूल और कीचड़ में सनी सुधा उस कड़ी धूप में वहीं पड़ी रही। उसके दिमाग में अभी भी एक झूठी उम्मीद पनप रही थी। उसे लगा कि रामू का दिल लोहे का भले ही हो गया हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं वो पुराना रामू जिंदा होगा, जो सुधा के एक आंसू पर तड़प उठता था। वो सोचे जा रही थी कि रामू का ये गुस्सा बस कुछ पल का है। जब वो शांत होगा तो उसे ज़रूर अपना लेगा। आखिर वो उसकी पत्नी थी। कुछ घंटों बाद एक काली कार सुधा के पास आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और मिस्टर खन्ना बाहर निकले। उनका चेहरा बेहद सख्त था। उन्होंने सुधा की तरफ एक तिरस्कार भरी नज़र डाली और ड्राइवर से कहा कि इसे गाड़ी में बिठा लो। सुधा की आंखों में एक चमक आ गई। उसे लगा कि उसका भ्रम सच साबित हो गया। रामू ने उसे घर बुला लिया है। अब वो फिर से रानी बनकर उस आलीशान महल में राज करेगी।
कार शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत और सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता किसी महल या विला की तरफ नहीं, बल्कि पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक पुराने अनाथालय और वृद्धाश्रम की तरफ जा रहा था। कार एक लोहे के गेट के सामने रुकी। सुधा हड़बड़ाते हुए बाहर निकली। सामने एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आश्रम के पीछे पहाड़ियों पर सूर्यास्त हो रहा था। डूबते हुए सूरज की नारंगी और लाल किरणें पूरे आसमान पर एक उदासी की चादर बिछा रही थीं। उसी सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में एक बरगद के पेड़ के नीचे रामू खड़ा था। उसकी परछाई जमीन पर बहुत लंबी और विशाल दिखाई दे रही थी। हवा के झोंके से पत्ते सरसरा रहे थे। सुधा भागते हुए गई और सीधा रामू के पैरों पर गिर पड़ी। वह उसके जूते मुझे माफ चूमने कर लगी। दीजिए, मैं जानती थी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे घर ले चलिए रामू जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपके पैरों की दासी बनकर रहूंगी। रामू ने अपना पैर पीछे खींचा। उसकी आवाज में ना तो कोई नफरत थी और ना ही कोई प्यार। वहां सिर्फ एक शून्य था, एक ठहराव था। रामू ने आसमान की तरफ देखते हुए इस कहा, सूर्यास्त को देख रही हो सुधा? ये दिन का अंत है और आज मेरे दिल में बचे तुम्हारे हर आखिरी कतरे का भी अंत है। तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा? नहीं, इंसान के कर्म ही उसकी असली जगह तय करते हैं। तुम्हारे कर्म उस रात ही तय हो गए थे जब तुमने मुझे आईसीयू में मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया था। पैसों के लिए तुमने मेरी सांसों का सौदा किया। मैं यहाँ तुम्हें सजा देने नहीं आया। मुझे अब अपनी जिंदगी में सिर्फ शांति चाहिए, वो शांति जो मुझे मेरे काम और मेरी सच्चाई से। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपना अंतिम फैसला ले लिया है। एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें सड़कों पर कुत्तों की तरह मरने नहीं दूंगा। ये आश्रम अब से तुम्हारा नया घर है। यहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी और छत मिलेगी, लेकिन मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो वफा दुख में साथ छोड़ दे, उसे सुख में रहने का हक नहीं है। सुधा के कान सुन्न पड़ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। आश्रम? मैं यहां इस भिक्षुकों वाली जगह पर रहूंगी? रामू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। रामू मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। मिस्टर खन्ना ने गार्ड्स को इशारा किया और वे सुधा को पकड़कर आश्रम के अंदर ले गए। आश्रम का भारी लोहे का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। समय का चक्र अपनी पूरी ताकत से घूम रहा था और अब न्याय की बारी उन लोगों की थी जिन्होंने रामू की जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर की सबसे बड़ी अदालत के बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। मीडिया के कैमरों की चमक से आंखें चौंधिया रही थी। अंदर कटघरे में विक्रम सिंह खड़ा था। वही विक्रम सिंह जिसने अहंकार में आकर रामू की कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगवाई थी और उसे जेल के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। आज वो माफिया, वो क्रूर बिजनेस टाइकून बेबस नजर आ रहा था। रामू के वकीलों ने उसके हर काले धंधे, हर हत्या और भ्रष्टाचार के ऐसे पुख्ता सबूत पेश किए थे कि कोई भी बचाव काम नहीं आया। जज ने अपना हथौड़ा मेज पर पटका। विक्रम सिंह को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस विक्रम के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर ला रही थी तो उसकी नज़र सामने खड़े रामू पर पड़ी। रामू की आंखों में एक विजेता का सुकून था। उसने बिना कुछ कहे ही विक्रम को बता दिया था कि एक मजदूर के पसीने की ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अमित का घमंड भी खाक में मिल चुका था। वो अमित जिसने सुधा का इस्तेमाल किया और उसे कर्जदारों के सामने गिरवी रखने की कोशिश की थी, आज फटे हुए कपड़ों में पुलिस वैन में बैठा था। अस्पताल में फर्जी डिग्री और मरीजों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में उसे 10 साल की कड़ी सजा मिली थी। उसे उसी जेल में भेजा जा रहा था जहां कभी उसने रामू को सड़ने के लिए छोड़ने की साजिश रची थी। दुश्मनों का अंत हो चुका था। रामू ने अब अपनी पूरी ताकत और अपना सारा साम्राज्य एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने अपनी विश्वास कंपनी के मुनाफे से शहर का सबसे बड़ा धर्मार्थ अस्पताल बनवाया। ये कोई आम अस्पताल नहीं था। इसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ किसी भी मरीज को पैसों के अभाव में लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। रामू हर दिन उस अस्पताल के वार्ड में जाता। वो उन गरीब मजदूरों और असहाय लोगों के सिर पर हाथ रखता, उनका दर्द बांटता। उसने अपनी उस सफलता को जो उसने ईंट और गारे से खड़ी की थी, अब गरीबों की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। मिस्टर खन्ना उसका ये रूप देखकर गर्व से भर उठते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने एक इंसान की नहीं बल्कि एक मसीहा की जान बचाई थी।
दिन, महीने और साल बीतने लगे। अनाथालय और वृद्धाश्रम की एक छोटी सी सीलन भरी कोठरी में सुधा का जीवन अब एक यंत्र की तरह हो गया था। उसके हाथ अब झाड़ू लगाते लगाते खुरदुरे हो चुके थे। उसका वो रूप और वो गुरूर जिस पर उसे कभी इतना नाज था, अब झुर्रियों में बदल चुका था। एक दोपहर आश्रम के बाहर के हाईवे पर सायरन की आवाज गूंजी। सुधा अपनी कोठरी की पुरानी लोहे की खिड़की की तरफ दौड़ी। उसने जंग लगी सलाखों के बीच से बाहर देखा। सड़क पर से एक बेहद भव्य काफिला गुजर रहा था। आगे पुलिस की गाड़ियां थीं और बीच में वो शानदार काली लग्जरी कार थी जिस पर विश्वास ग्रुप का लोगो चमक रहा था। कार की पिछली सीट पर रामू बैठा था। उसने एक साधारण लेकिन बेहद कीमती सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर वो तेज था जो केवल सच्चे संघर्ष और ईमानदारी से आता है। काफिला धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन सुधा उसी खिड़की की सलाखों को पकड़कर वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसुओं की एक गर्म धार बह निकली जो उसके गंदे और रूखे गालों को भिगो रही थी। वो जानती थी कि उस काली कार में बैठने की जगह कभी उसकी थी। वो सारा ऐशो आराम, वो सम्मान, वो प्यार, सब उसका हो सकता था। रामू ने उसे वो सब देने के लिए ही तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन उसने उस सोने को पहचानने के बजाय लालच के दलदल में छलांग लगा दी। आज रामू आसमान की उस ऊंचाई पर था जहां तक सुधा की नजरें भी नहीं पहुंच सकती थी, और सुधा उस अंधेरी कोठरी में थी जहां से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसने रामू को नहीं बल्कि अपनी ही तकदीर को लावारिस छोड़ दिया था, और अब इस पछतावे के साथ जीना ही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी सजा थी।